शेड्यूल्स, जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं अनुसूचियों। अनुसूचियों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक। अनुसूचियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ये छोटे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपने को देखने को मिलेगा, खासतौर पर लोअर पीसीएस वगैरह में। कुल कितने शेड्यूल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताएंगे 12 अनुसूचियों का प्रोविजंस किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसमें एक क्वेश्चन तो भाई बनता है। ठीक है, अब ये जो 12 शेड्यूल हैं वो कैसे हैं, जैसे कि पहले शेड्यूल में क्या है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें बात की गई है भारत के राज्य क्षेत्र की कि कितनी क्या टेरिटरीज हैं। ठीक है, टेरिटरीज की, राज्य क्षेत्र की और यूनियन टेरिटरीज की, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। ठीक है, जो दूसरा शेड्यूल है, जो दूसरी अनुसूची है, उसमें पेंशन और सैलरी की बात की गई है। उसमें पेंशन और सैलरी, बिल्कुल याद रखिएगा, पेंशन और सैलरी की बात की गई। अब पूछते हैं किस किस की पेंशन सैलरी, तो आप बता सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति की सैलरी। ठीक है, अच्छा, राज्यपालों की सैलरी, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं ना, उनकी सैलरी, इसकी बात की गई है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे या फिर जो उपाध्यक्ष होंगे, उनकी सैलरी का प्रोविजंस रखा गया है सेकेंड शेड्यूल में। अब जो राज्यसभा के होंगे, तो राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होता है और उपसभापति होता है। ठीक है, इनकी पेंशन और सैलरी की यहां पर बात की गई है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, है ना, राज्य विधानसभाएं हैं, इनके अध्यक्ष और जो इनके उपाध्यक्ष होंगे, इनकी सैलरी का प्रोविजंस यहाँ पर सेकेंड शेड्यूल में इनकी बात की गई है। राज्यों में अगर विधान परिषद है, अगर राज्यों में अगर विधान परिषद है, तो विधान परिषद में क्या होता है, सभापति और उपसभापति होता है ना। इतने लोग यहाँ पर आए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट दोनों लिख लेते हैं, इनके जजेस, इनकी सैलरी और पेंशन की यहाँ पर बात है। और एक और बंदा है कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसी को क्या बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सेकेंड शेड्यूल में इतने सारे लोगों की बात की गई है। आपको याद रखना है कि किस किस की बात की गई है, और यहां से क्वेश्चन बनता है। अब जो थर्ड शेड्यूल है, तीसरा, थर्ड शेड्यूल में हम लोग बात करते हैं ओथ और अफर्मेशंस की। ओथ, ओथ से यहां पर बात की गई है, और अफर्मेशंस की बात की गई है। अफर्मेशंस मतलब शपथ, शायद प्रतिज्ञा बोलते हैं इसको, ओथ को बोलते हैं, ओथ को बोलते हैं शपथ। और एफर्मेशन को हिंदी में प्रतिज्ञा बोलते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में प्रतिज्ञा ही बोलते हैं इसको। तो ओथ और अफर्मेशन, तो पहले बात कर रहे हैं राज्यों की, यूनियन और टेरिटरी की, राज्य हैं, यूटी हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं पहले पैसा दो फिर शपथ लेंगे। ठीक है, पहले पैसा दो फिर शपथ लेंगे। तो यही लोग जिनकी पेंशन और सैलरी की आप यहाँ पर बात कर रहे हो, इन्हीं सभी की ओथ और अफर्मेशंस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो राज्यसभा है, ठीक है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन,
कि किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। ठीक है, कि किस राज्य को कितना आवंटन है, वो 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 5th की। 5th और 6th पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, काफी सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसमें क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का प्रावधान है यहाँ पर 5th शेड्यूल में। बिल्कुल 6 भी थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर उन राज्यों के कुछ के नाम दिए गए, उनके जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है। 6th में क्या की बात की है, असम, असम के बगल में ही है मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट आपको याद रखने। 5th और 6th बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बस 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के नाम याद रखिएगा। मिजोरम की जगह मणिपुर डाल दें और कहते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई, कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है इसमें 6th शेड्यूल में। ओके, अब जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, इसमें 3 लिस्टों की बात की गई है, 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट दी गई हैं। वो लिस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहली लिस्ट क्या है, संघ सूची। इस समय संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, लगभग 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची, इस समय राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट रखे गए, और एक है समवर्ती सूची, और इस वक्त समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट रखे गए। ठीक है, अब जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, ये लैंग्वेजेस से है, इसमें भाषाओं की बात की गई है। ठीक है, इस समय वर्तमान में या प्रेजेंट में इसमें 22 भाषाएं हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, शुरू में, संविधान के शुरू में, ठीक है, संविधान के शुरू में इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फिर समय के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट होता गया, जैसे 1967 में पहला अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और ये अमेंडमेंट था 21st, ये जो अमेंडमेंट हुआ 21st अमेंडमेंट था, और इसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। अब सिंधी यहां पर जुड़ गई, अब 15 हो गई। फिर 1992 में एक और अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट का नाम था 71st अमेंडमेंट। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और फिर इसके बाद नेपाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 3 भाषाएं और आ गई, एक सिंधी, टोटल अब तक 4, तो 14 4 18 हो गई। 2003 में एक और बड़ा संशोधन होता है, 2003 में एक और अमेंडमेंट होता है। इस अमेंडमेंट को बोलते हैं 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, और 92nd अमेंडमेंट के द्वारा क्या, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, बोडो, डोगरी, ये क्रम भी याद रखना है, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्वेश्चन आ जाए कि जो 22वीं भाषा है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे संथाली। संथाली कौन सी है, 22nd लैंग्वेज है, 22वीं भाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार इन 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो किसमें कब कितने और शुरू में कितनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है।
दिस इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दूसरा और तीसरा शेड्यूल है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इतने से किसके द्वारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? ठीक है, तो फोर्थ शेड्यूल है, चौथी अनुसूची के द्वारा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। अब एक और अनुसूची है नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल बहुत विवादों में रही। शुरुआत में इसमें 8 शेड्यूल ही थे, लेकिन नाइन्थ शेड्यूल को फिर यहां पर लेके आए। ठीक है, और यहां पर क्या किया गया? नाइन्थ शेड्यूल में दल बदल कानून है। इसमें क्या है? इसमें दल बदल के प्रोविजन है, इसमें दल बदल कानून की बात की गई। ठीक है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन, सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये नाइन्थ शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, गलत बता गया मैं 10th बता गया, मुझे 9th बताना था। तो 9th शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 9th शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले 1951 में एक अमेंडमेंट किया गया। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और यहां पर क्या बात की गई फर्स्ट अमेंडमेंट में? भूमि सुधार की जो वादे किए गए थे, जमींदारी उन्मूलन, क्योंकि उससे पहले संपत्ति का अधिकार क्या हुआ करता था? एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो अगर फंडामेंटल राइट था तो फिर लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी उन्मूलन जैसे प्रोविजन हो ही नहीं सकते थे। कई सरकारी योजनाओं के लिए भूमि की जरूरत हुआ करती थी, लोग देते ही नहीं थे क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट था। ठीक है, तो क्या किया गया? 9th शेड्यूल में क्या कर दिया गया? 9th शेड्यूल में रख के फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया गया, और इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। इन दोनों को क्या किया गया? अगर 9th शेड्यूल में किसी भी सब्जेक्ट को डाल दो तो उस समय ये प्रोविजन किया गया था, ये जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते आप। इस पे क्या नहीं कर सकते? शुरू में आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, अब तक इसमें 182 कानूनों को रखा गया है, 182 टोटल इसमें है। लेकिन फिर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 24 अप्रैल, आपको याद रखनी, 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद केस में, केशवानंद भारती केस था, तो केशवानंद केस की जो सुनवाई हुई और उसमें जो रिजल्ट दिया गया, उसमें जो केस का डिसीजन आया, उसमें कहा गया कि अब समीक्षा हो सकती है, अब समीक्षा हो सकती है 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों की, अगर इसके बाद कोई कानून को इसमें डालोगे तो इसमें क्या करती है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल दल बदल से रिलेटेड है। आप बस याद रखना, दल बदल और सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, सदस्यों की निर्भरता। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, निर्भरता को क्या बोलते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन। और दलदल को क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। थोड़े से इंग्लिश के वर्ड याद रखिएगा, काम आते हैं। फिर एक 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में पंचायतों को रखा गया। ठीक है, पंचायत को रखा गया, इसके अंडर में 29 सब्जेक्ट आते हैं। कितने आते हैं? 29 सब्जेक्ट आते हैं। किस अमेंडमेंट के थर्ड आया था ये? 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। और इसी समय नगर पालिका को भी रखा गया, नगर पंचायत। ठीक है, इसमें नगर पालिकाएं आती हैं। 12 जो अनुसूची थी, इसमें नगर पालिकाएं आती है। इसकी नगर पालिका के अंदर में 18 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके तहत ये उन पे कानून बना सकती हैं। ठीक है, ये 74th अमेंडमेंट था।
ये भी 1992 में ही लाया गया था। तो इस प्रकार से आपको इन 12 अनुसूचियों को याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करता हूँ कि 12 अनुसूचियाँ आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इस चैनल को ना भूलें। और इस प्रकार आपको पूरा कोर्स मिलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और पूरे कोर्स को आपको यहाँ पर कराया जाएगा। नमस्कार।